वेलकम टू इन डेप्थ स्टडी। चलिए आज 27 जनवरी का कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनिएगा। ऑफ ऑफ बजट बोरोइंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या, ऑफ बजट उधार किसी भी सार्वजनिक संस्था द्वारा केंद्र सरकार के निर्देश पर लिया गया ऋण है होता है। दूसरा क्या, ऑफ बजट उधारी स्वीकार्य सीमा के भीतर देश के राजकोषीय घाटे को बनाए रखने में मदद करती है। तीसरा क्या है, ऑफ बजट वित्तीय राजकोषीय संकेतन की गणना का हिस्सा नहीं और इसका कोई राजकोषीय प्रभाव नहीं होता। चौथा क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बजट खर्चों की फंडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा चौथा ऑप्शन ये बिल्कुल से, आप पहले ऑफ बजट क्या है ये पता होना चाहिए, क्या है ऑफ बजट बोरोइंग क्या है। तो बिल्कुल पहला ऑप्शन इसके बारे में बता रहा है, ऑफ बजट उधार किसी भी सार्वजनिक संस्था द्वारा केंद्र सरकार के निर्देश पर लिया गया ऋण होता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, तो पहला सब में दिया तो मतलब क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा ऑफ बजट उधारी स्वीकार्य सीमा के भीतर देश के राजकोषीय घाटे को बनाए रखने में मदद करता है। तो ऑफ बजट मतलब ऑफ का मतलब है कि बजट से बाहर उसके जो लेखा जोखा, क्योंकि हम जितनी भी प्राप्तियां करते हैं तो उनका प्राप्तियों और व्यय का जो लेखा जोखा होता है वो उसमें बजट में होता है। ठीक है, अगर बजट में होता है तो यहाँ पे भी प्राप्ति हो रही, मगर इसका लेखा जोखा बजट में नहीं, बजट से बाहर होगा। तो बजट से बाहर होगा तो जितनी भी फिजिकल डेफिसिट उसकी गणना इसमें की नहीं जाएगी। तो दूसरा भी सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरा भी सब में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरे का, ऑफ बजट वित्तीय राजकोषीय संकेतों की गणना का हिस्सा नहीं। तो यहाँ तक तो सही है कि राजकोषीय संकेतों को गणना का हिस्सा नहीं और इसका कोई राजकोषीय प्रभाव नहीं। तो ये ऑप्शन यहाँ गलत है, इसका प्रभाव होता है क्योंकि हम वित्त लेंगे। अब वित्त जहां लेने के बाद उसको रिटर्न करना पड़ेगा तो सरकार पे वित्तीय बोझ तो बढ़ता है। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत। जैसे ही तीसरा हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ भी और यहाँ, तो या तो चौथा पढ़ना पड़ेगा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बजट खर्चों की फंडिंग कर सकते हैं। तो चौथा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है, केंद्र सरकार की वास्तविक देनदारी के में शामिल है। क्या शामिल है आप ध्यान से पढ़िएगा। क्या, सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा उधार। दूसरे का, बैंक के पुनर्पूंजीकरण के लिए लिया गया ऋण। तीसरे का, विभिन्न मंत्रालयों का पूंजीगत व्यय। ठीक है, तीन हो गए। अब यहाँ पे क्या, देनदारियों में शामिल है। तो देनदारी कौन कौन सी सकती है, तो यहाँ पे पहला सार्वजनिक उपक्रमों को उधार। देनदारी का मतलब क्या होता है कि जिसको रिटर्न करना होगा, मतलब उसकी यहाँ पे उधारी चढ़ जाती। तो जैसे हमने किसी से उधार लिया तो उधार लेने के बाद हमारी देनदारी बनती, तो सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा उधार, तो इसकी देनदारी है, बिल्कुल सही है। दूसरे का, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए दिया गया ऋण। तो हमने उधारी दी और उधारी लिया तो सब कुछ देनदारियां हो गई, दूसरा सही है। तीसरा क्या, इसमें मंत्रालय को पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय जो होता है ये देनदारी में शामिल नहीं, क्योंकि पूंजीगत एसेट होता है। एसेट में अगर कोई भी व्यय किया जाता है मतलब तो वो एसेट में आता है, मतलब पूंजी में व्यय किया गया तो वो एसेट हो जाता है। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो तीसरा होने के बाद ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा का, जिब्राल्टर संधि के जल संधि एक संकीर्ण जन संधि है। किसको किसको जोड़ता है, तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। ये आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही वैसे। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, दक्षिण एशियाई संगठनों सार्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सचिवालय भारत में है, तो गलत, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसका सचिवालय भारत में नहीं है। तो इसके बाद दूसरा क्या, सार्क संयुक्त राष्ट्र के एक पर्यवेक्षक के रूप में स्थायी राजनीतिक संगठन है। तो बिल्कुल सही है, दूसरा सही है। सभी स्तरों पर निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते हैं और द्विपक्षीय विवाद को मुद्दे इसमें बाहर रखे हैं। तो बिल्कुल दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, इरावदी डॉल्फिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा सही है बताना। तो इरावदी डॉल्फिन दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, बिल्कुल सही। यह तटो नदी के मुहाने और क्षुद्वीप के पास लवणी जल में निवास करती है, तो बिल्कुल सही है। भारत में इरावदी नदी चिल्का इरावदी डॉल्फिन जो है चिल्का नदी में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। IUCN में इसका स्टेटस क्या, इंडेंजर्ड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर छठवां देखिए क्या है, छठवां देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन, गवर्नर जनरल दी गई है और घटनाएं दी गई हैं। ठीक है, तो वेली जेली दिया गया है और टेलीग्राफ और डाक सुधार। तो दूसरा क्या है, विलियम बेंटिक दिया गया, आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी की शुरुआत। तीसरा का, डलहौजी दिया गया है, सहायक संधि। तो आपको डलहौजी तो पता होगा, सहायक संधि नहीं है,
क्योंकि इसमें वेलेजली और यहाँ पे जो वेलेजली का कार्य दिया है डलहौजी ने टेलीग्राफ और डाक सुधार के, दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी केवल सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि विलियम बेंटिंक के समय ही मैकाले और ये सब आधिकारिक बने थे, तो आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी की शुरुआत हो गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखिए क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वॉरेन हेस्टिंग नागरिक सीमाओं की शुरुआत और व्यवस्थित करने का प्रथम व्यक्ति है। दूसरा का लिटन ने वैधानिक सिविल सेवा की शुरुआत की। तीसरा क्या, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा? क्योंकि प्रथम व्यक्ति कौन था? कॉर्नवालिस कोड, उसने कॉर्नवालिस बनाया, कोड बनाया। तो पहला हो जाएगा गलत। जैसे ही पहला गलत होगा तो तीसरा तो होगा। लिटन ने वैधानिक सिविल सेवा की शुरुआत की, तो बिल्कुल सही है। दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अंग्रेजों के समय में गठित एचिसन समिति किससे संबंधित है? ठीक है। ये दूसरा क्या है, ये किससे संबंधित है आप देखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा, जो लोक सेवा सुधार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही, आपको याद होना चाहिए, इसके लिए कोई ऐसा लॉजिक नहीं कि आप। दूसरा क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, उपयुक्त में कौन सा सही? कॉर्नवालिस कोड भारत में अपने क्षेत्र में शासन सुधार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिनियमित कानून का एक भाग था। तो पहला बिल्कुल सही। स्थायी बंदोबस्त नामक संग्रह राजस्व संग्रह योजना कॉर्नवालिस कोड का एक भाग, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, किसके कार्यकाल के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1958 पारित हुआ था? 1958 के समय आपको पता होना चाहिए किस पारित हुआ था, जिसके द्वारा वायसराय का पद सृजित किया गया था, जिसमें भारतीय गवर्नर जनरल की धारणा गवर्नर जनरल द्वारा ही धारण किया गया था। वह कौन था? तो ये आपको पता, लिनलिथिगो कब था? लिनलिथिगो तो 1940 के पास था, तो ये हो नहीं सकता है। दूसरे का बेंटिक हमने सुना है कि 1800 कब 30 के आसपास था जब सती प्रथा नियम, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा का लिटन तो 1874 के आसपास इस समय आया था, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या, कैनिन बचा, तो कैनिन हो जाएगा बस 1858 और 18। ये क्या है, 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 ये क्या है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए, घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला आंग और मराठा युद्ध कब हुआ था? जो लगभग 1776 के पास हुआ था। तो ठीक है, सबसे पहले यही हुआ था, तो जहाँ पहला दिया वो हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1782 के आसपास हुआ था। तो इसके बाद चौथा वो हो जाएगा, चौथा दिया भी है। तो सिख क्या, जो सबसे बाद में होता है 1839 के बाद ही हुआ था, 42 में हुआ था। तो ये तीसरा ऑप्शन सबसे लास्ट में आएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1824-25 में हुआ था आंग्ल वर्मा युद्ध। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर बी। सालाबाई की संधि के संबंध में इनकी कथनों पर विचार करिए। उपयुक्त में कौन सा कथन सही? सालाबाई की संधि द्वापर मराठों और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो उसके बाद यह साइन की गई। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। ब्रिटिश ने यमुना नदी के पश्चिम में महादजी शिंदे के क्षेत्रीय दावे को मान्यता दी, बिल्कुल सही। दूसरे का, रघुनाथ राव को मुक्त कर दिया गया और उसके पेंशन निर्धारित कर दी गई, तीसरा भी सही। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कर्नाटक युद्ध के बारे में दिया, कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला क्या है? तो पहला, इसमें कर्नाटक युद्ध 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। तो पहले में एक्स लास एप्ले की संधि हुई, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि इसके तहत क्या हुआ था कि मद्रास जो था ब्रिटेन का ही बना रहा, फ्रांस को नहीं दिया गया। तो ये पहला हो जाएगा गलत। वांडीवाश का लास्ट युद्ध था 1760 कर्नाटक युद्ध, तो इसके बाद ही ये सब फ्रांसीसी खतरे को समाप्त करिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14वां क्या है? प्लासी के युद्ध के संभावित निहितार्थ निम्नलिखित में से कौन सा से हो सकते हैं? ठीक है। तो पहला क्या, इसके परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, राजस्व प्राप्त करने और बंगाल में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक शक्तियाँ प्राप्त हुई। दूसरा क्या है, इसमें क्या है, इसके परिणाम स्वरूप ईआईसी को अधिक सैन्य लाभ प्राप्त हुआ, जिससे ने अन्य यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों को बंगाल से दूर रखा। तो बिल्कुल सही। पर जब प्लासी का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? तो पहले ये 1757 में युद्ध हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था ब्रिटिश क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो पहला हो जाएगा, ठीक है।
तो इसमें क्या हो, तो इसके तहत राजस्व और बंगाल में अपनी उपस्थिति मौजूद कर ली, बिल्कुल सही। दूसरा क्या है, इसका दूर रखा, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ठीक है। बक्सर के युद्ध के बारे में दिया गया 1764 में हुआ था। तो इसमें क्या किया गया, तो बक्सर के युद्ध के बाद क्या कर दिया गया था, जितना भी दायित्व है वो, या जितने काम करने की बारी थी वो राजा के पक्ष में थी, और जितने भी वित्तीय स्रोत थे, तो वित्तीय स्रोत को कंपनी ने अपने अधीन कर लिया था। तो इसलिए राज्य में कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक एजेंट के रूप में काम किया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थैंक यू।